चेन्नई की लॉजिस्टिक कंपनी विनट्रैक इंक ने भारत में अपना ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि चेन्नई कस्टम्स के कुछ अधिकारियों ने उनसे बार बार रिश्वत मांगी और उनके काम में जानबूझकर देरी की। कंपनी के सीईओ प्रवीण गणेशन ने वीडियो जारी कर कहा कि ऐसे हालात में भारत में कारोबार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने भारत में अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है और अब वे अपना बिजनेस जो है थाईलैंड, चीन और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट करेंगे। दूसरी ओर चेन्नई कस्टम्स ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि कंपनी नियम तोड़ने से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर आया, विनट्रैक इनकी इस पोस्ट को 13,000 से ज्यादा लाइक्स, 8,000 से ज्यादा रीपोस्ट और 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे ये मामला वायरल हो गया। एक्स पर चेन्नई कस्टम्स और विनट्रैक इंक जैसे हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड होने लगे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग कस्टम अधिकारियों के शोषण और परेशानियों की कहानियां जो हैं वो शेयर करने लगे। हालांकि मामला गंभीर होने पर केंद्र सरकार ने तुरंत जांच का आदेश दिया। वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग से कहा है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लीजिए और एक वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच के लिए नियुक्त भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला सर, इसको मैं आपसे समझना चाहूँगा। भाई देखिए, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। ईडी की छापेमारी होती है, तमाम तरह के एक्शन होते हैं। कभी किसी अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, कभी आप देखेंगे कि किसी राज्य में किसी सामान्य से एक क्लर्क के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी होती है। ज़मीन, जायदाद, सोने चांदी की लंबी चौड़ी जो है वो कागज़ों की फहरिस्त मिलती है। बाथरूम में गड्डियां फेंक दी जाती हैं सर, नोटों को जला दिया जाता है। 50,000 रुपए की सैलरी होती है और संपत्ति निकलती है 100 करोड़ की। तो इस कड़ी में दरअसल अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहाँ पे कि चेन्नई के जो कस्टम्स हैं उन पर एक गंभीर आरोप प्रवीण गणेशन ने लगाए और उनकी कंपनी ने लगाए हैं। सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स हुए आप समझिए कि पिछले 2-3 दिन के भीतर, और उसमें जब कंपनी ने अपने ऑपरेशंस, भारत में इंपोर्ट कंपनी है, उसने अपने ऑपरेशंस भारत में बंद करने का ऐलान किया, प्रवीण गणेशन ने कहा जी। तो उसके बाद से एक पूरी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स के दुनिया जहान से लोगों ने इस ट्वीट के उस पर ट्वीट करना शुरू किए, अपनी अपनी और डील, अपने अपने एक्सपीरियंस से दर्ज कराए कि किस तरह से उनको भी अलग अलग वक्त पर सामना करना पड़ा है, चाहे कंपनियां चलाने वाले हों, चाहे इंपोर्ट करने वाले हों, चाहे एयरपोर्ट पर आने वाले विदेश से अगर कोई आया है और एयरपोर्ट पर कुछ सामान लेके आया है, वहाँ उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। ये सब चीज़ें अब पूरे सोशल मीडिया पे छा गई। और इसके बाद आपका चेन्नई के जो कस्टम्स हैं उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये एलिगेशन जो है गलत हैं, इनको निराधार बताया और सिरे से खारिज किया। लेकिन ये मामला दरअसल तूल पकड़ गया और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस पर अपना पूरा बयान जारी करना पड़ा कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सिस्टम में मौजूद एक डीप रूटेड करप्शन की तरफ विशाल इशारा करता है जी, और ये भी बात बताता है कि किस तरह से जो कानूनों की कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके जाल में आम लोगों को फंसाया जाता है। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से, और पिछले अगर आप देखें तो 10 साल लगभग हो गए सरकार को, 10 साल से लगातार इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि देश में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट बने, एक इकोसिस्टम बने जी, जो कागजी जो मकड़ जाल है उससे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, चाहे विदेशी इन्वेस्टर हों चाहे कंपनियां हों, उनको निकाला जाए। लेकिन हकीकत जो ज़मीनी है दरअसल वो एक झटके में निकलकर बाहर आ गई कि आखिर भारत के सामने समस्या है क्या, भारत की प्रगति, भारत की ग्रोथ के लिए मुश्किलें कौन सी ज़्यादा बड़ी हैं। क्या खुद सरकारी अफसर इस पूरे के पूरे देश की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वहाँ पे सबसे बड़ा अड़ंगा पैदा करते हैं, नियमों के जाल के नाम पे अपनी जेबें भरते हैं, और जो कारोबारी है, जो इस देश में आप कहें रेवेन्यू लाते हैं, रोजगार लाते हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। विशाल जी सर, मैं कुछ ट्वीट्स को देख रहा था। हालांकि मैं कल ही इस खबर को मतलब पकड़ लिया और इसको डिकोड करने की कोशिश की। कईयों ने तो लिखा है सर कि मेरे साथ 15 साल पहले एक घटना घटी, जब मैं विदेश से वापस आ रहा था और एक घड़ी था, घड़ी को लेकर मुझे पैसे देने पड़े और उसके बाद ना उस समय कहा गया कि आप इसको ना टैंपर कर दीजिए और कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद चले जाइए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें लोगों ने ये कहा कि साहब हम कुछ कपड़े लेके आए या कुछ बैग लेके आए, आवेदन लिमिट्स लाए, बिल्कुल सामान के बैग लेके आए, उनकी रिसीट्स हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे उनसे कहा गया कि ये तो कोई भी रसीद
छपवा सकता है। अब बताइए वो आदमी, अब बताइए सर, ओरिजिनल रिसीट दीजिए। समस्या ये है सर कि अब वो आदमी क्या फिर से फ्लाई होके बैक जाए, वहां से रिसीट लेके आए? उसका पर्पस दरअसल पूरा यही है कि अब आप इसके बदले हमको कुछ दे दीजिए। कुछ लोगों ने जो ट्विटर पे अपने एक्सपीरियंसेस डाले हैं, उसमें ये कहा है कि एक व्यक्ति ने साझा किया है कि वो लेदर के जैकेट्स मंगाता है, उनका एक कंसाइनमेंट आया, जो कस्टम्स के एक अफसर ने कहा कि इसको हमें देखना है ये कैसी है, मतलब इसको टेस्ट करेंगे, और उन्होंने वो लेदर की जैकेट उनके घर चली गई। तो इस तरह की जो चोरी या जो कहें कि डकैती जी, जो वो डाली जाने डकैती के आपने, डकैती का जो शब्द जो है, आपने यूज किया है सर वो सही है, क्योंकि इसको उस एग्जांपल से समझिए, 6 लाख का ऑर्डर, बिल्कुल, और उसके लिए 2 लाख का मतलब आप रिश्वत मांग रहे हैं भाई। और उसके लिए मैं मनी लाइन इसकी संपुष्टि नहीं करता है सर, ऐसे लेकिन जो आरोप हैं पेमेंट उनके। का जो ये है सर, रिसीट स्क्रीनशॉट उस बंदे ने जारी किया है कि मैंने इन लोगों को पेमेंट किया है। अब तो उसमें बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अफसर आखिर अब यूपीआई से रिश्वत को लेने लगे। इतना डर खत्म हो गया है सरकारी कर्मचारियों, सरकारी विभागों में, कि रिश्वत को भी अब यूपीआई के जरिए से अगर लिया जा रहा है, तो ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरह से लोग अपना कारोबार खोलें, अपना बिजनेस खोलें, नौकरी से दूर हटें। लेकिन जो अफसर है, जो पूरी लाल फीताशाही है, वो इस बात में उलझाकर लोगों को रखती है कि आप किसी भी तरह अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और वही चीन और भारत को लेके फिर वही चीज़ें आती कि आप स्टार्टअप अगर लगाना चाहते हैं तो भारत में कितना वक्त लगता है, भारत में किस तरह की स्थितियां हैं, और चीन में अगर आप खोलना चाहते हैं तो कैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन सर सरकार तो ये कहती है कि बिजनेस माहौल को बेहतर बनाने के लिए, देखिए मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कितना सुधार किया है। पहले हम लोग 100 अंकों के नीचे हुआ करते थे, अब बहुत बेहतर स्थिति है। इसके अलावा सरकार कहती है कि मैंने टैक्स पेयर चार्टर लाया, जिससे कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए लागू किया गया। इसके अलावा सर फेसलेस कस्टम्स जो है उसके प्रोसीड्यूर्स को लाने की बात कही गई। इसके अलावा एपिलिएट बॉडीज़ बनाएगी। आपको नहीं लगता सर कि इन तमाम फैसले लिए गए, उसके बावजूद ये समस्या तो अभी भी डीप रूटेड है? नहीं, देखिए इसमें जो सरकारी अफसर हैं, जो भारत की जो पूरी व्यवस्था है, नौकरियों की व्यवस्था है, वो उत्तरदायी है। जो एग्जीक्यूटर हैं वो जिम्मेवार हैं। जो वही बात आ जाती है कि अगर 25,000 नौकरियां अगर निकली हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, तो किसी 25 राज्य लाख में, आवेदन है, और 25 लाख अगर आवेदन है, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह दरअसल यही है कि एक बार आपको सरकारी नौकरी मिली, इसके बाद आपको एक फ्री रन मिल जाता है कि अब आप जितनी मर्जी लूट कर लीजिए इस देश में। और इस देश में पिछले 70 साल से यही लूट का सिलसिला जारी है। चाहे आप तहसील चले जाइए, जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो जाते हैं, जो देखते हैं, उनको पता है। चाहे आप लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप रजिस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप बिजली की बात कर लीजिए, चाहे फिर कस्टम्स की बात कर लीजिए। कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में घुसता है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है उसके पीछे दिमाग में, देश सेवा का ऐसा कुछ नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव यही नज़र आता है कि आपको जाके वहाँ सिस्टम से किस तरीके से पैसा खींचना है। ये एक पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी व्यक्ति का होता है, और इसीलिए लोग बड़ी तादाद में अपना कारोबार वगैरह सब छोड़ के कि किसी तरह सरकारी बाबू बन जाए, किसी तरह सरकारी अफसर बन जाए। चलिए सर, अब थोड़े से बड़े पिक्चर पर बात कर लेते हैं। कहा जाता है सर कि हम लोग भी लगातार मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस करते रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर, प्राइवेट कैपेक्स को लेकर जो है समस्या बहुत रहती है। लोग अपना पैसा लगाना नहीं चाहते हैं इकॉनमी में, जिस वजह से कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा इसको है जो चोट पहुंचती है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि प्राइवेट पैसा क्यों ही लगाया जाए, जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट जो है वो इतना, यहाँ पे रैम्पेंट करप्शन हो, रेड टेपिज्म हो, और तमाम तरह की जो चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर है कि ना केवल और सिर्फ इस वजह से कि केपेक्स रुकता है, बल्कि आप समझिए कि जो भी लोग अब सोसाइटी में या देश में, अगर आप माइग्रेशन की स्थिति को देखेंगे, जो भी समर्थ हैं वो कोशिश ये करते हैं कि देश के बाहर सेटल हो जाया जाए। और उसके पीछे वजह यही है कि असमानता है, भारी भरकम करप्शन है, किसी तरह के न्याय की आपको बहुत कम उम्मीद है कि आपको किसी भी मसले पे न्याय मिल पाएगा। इस तरह की जब आपके सामने ऑब्स्टिकल्स कदम कदम पे खड़े हैं, आप सोचिए कि मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक व्हीकल का जिस पे कि EMI पे लोन पे लिया गया था, उसकी RC का से हाइपोथिकेशन हटाया जाता है, वो हटती है। उसके बाद अब जो व्यवस्था है उसमें RC आपके घर आती है। सारी प्रक्रिया कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, 1 साल पहले की बात है ये।
दिसंबर में मैंने पिछले साल ये कागज़ सारे भेज दिए थे आरटीओ को, आज तक मेरी आरसी नहीं आई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हुआ कि मैं छुट्टी लेके आरटीओ जाऊं और लेके आऊं। 1 साल हुआ, इसकी शिकायत भी की आरटीओ के जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाला जो उनके पूरा वाहन पोर्टल है, आज तक उस पर कोई वो नहीं है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी, जब आपको डिस्करेज किया जाता है किसी भी उसमें तमाम तरह के ऑनलाइन फैसिलिटी देने का क्या मतलब है अगर आपको अल्टीमेटली दफ्तरों के चक्कर काटने हो। जी। तो व्यवस्थाएं इस कदर लचर बनी हुई हैं जहाँ पे कि रेडिकल रिफॉर्म्स की दरअसल विशाल बेहद ज़्यादा बेहद ज़रूरत है इस वक्त।